बड़े 9th क्लास में हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, फोर्स स्टार्ट करेंगे डिवीजन। मोशन चैप्टर हमारा हो चुका है। मोशन और फोर्स आपस में रिलेटेड है क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी सारे उसी तरीके के हैं, कोई खास फर्क नहीं है। सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर फोर्स में आप क्या करें, सबसे पहला क्वेश्चन, एक तो 3 लॉज हैं ऑफ मोशन, उनको लर्न कर लें क्योंकि उनके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है जी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर एक बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। जैसे एक पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा, वो पड़ा रहेगा ऐसे ही जब तक कि हम उसको फोर्स नहीं लगाते। तो फोर्स लगाने पर उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो वो पहले तो रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही है, अब मैंने फोर्स लगा दी तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ कि जब तक कोई हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक पोजीशन बॉडी की चेंज नहीं होती। मतलब इसका मतलब न्यूमेरिकली अगर इसका मतलब देखें तो V इज ऑलवेज इक्वल टू U, इनिशियल और फाइनल सेम है, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उसी के ऊपर साथ में क्वेश्चन आता है बेटे इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया क्या होता है? इसका मतलब है लेजीनेस एक तरीके से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि इनर्शिया भी यही है, स्टेट, हर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, अपनी पोजीशन को, अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती। वो कहता है रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहने दो, मूव कर रहा हूं तो मूव करने दो। तो इसको एक इनर्शिया कहते हैं, लेजीनेस, आलसीपन। भाई वो बैठा है तो कहेगा बैठे रहने दो, चल रहा हूं तो चलने दो, जिस अवस्था में हूं। इसकी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया सेम है। ये क्वेश्चन आता है व्हाई लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इनर्शिया के ऊपर क्या आते हैं? जैसे कारपेट को बीट किया हमने, कारपेट बीट करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ द कारपेट व्हेन इट इज बीटन। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन वी स्टार्ट टू बीट द carpet comes in motion but the dust particles remain at rest. Due to inertia they remain at rest. ठीक है ना? तो वो बाहर निकल आते हैं। पेड़ को झाड़ते हैं तो पत्ते गिरते हैं। पत्ते क्यों गिरते हैं? branches are shaken, branches comes in motion but the leaves are at rest and they try to remain at rest. Due to inertia they fall down. ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इसके ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, जैसे और क्या बन सकता है? जैसे आप क्या कहते हैं उसको, बस में बैठे हुए हैं और चलती हुई बस रुक जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? चलती हुई बस रुकती है, हमारा लोअर पोर्शन बस के कांटेक्ट में होता है, रुकने की कोशिश करता है, बट अपर पोर्शन आगे जाता है, मोशन में होता है, तो इनर्शिया के कारण आगे जाते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। और उसके बाद बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है? बैलेंस फोर्स क्या होती है बेटा? जब रिजल्टेंट जीरो होता है। भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी बॉडी पर और वो मूव नहीं कर रही, तो बैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स कब होती है? जब मैं फोर्स लगा रहा हूं वो मूव कर रही है, अनबैलेंस फोर्स है। अच्छा, उसके बाद इनर्शिया 3 तरह का होता है बेटा। ये आता है इनर्शिया। पहला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने दो, मोशन है तो मोशन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं? जैसे हम कार पे बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं, तो जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं एकदम से, तो क्या होता है? हमारी बॉडी भी मुड़ती है, मुड़ जाती है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि लोअर पोर्शन तो कहता है मैं बॉटम के साथ, गाड़ी के साथ ही रहूंगा, अपर पोर्शन तो कहता है मैं सीधा जाऊंगा, तो उनमें इनबैलेंस हो जाता है। तो वो डायरेक्शन के कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हमारी बॉडी टिल्ट हो जाती है थोड़ी सी। सबके साथ होता है ऐसे।
तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है। न्यूमेरिकल हमारे स्टार्ट है बेटे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखो बेटे एक तो ना सबसे पहले इसकी डिराइवेशन है वो कर लो। वो कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F इज इक्वल टू ma। इसकी डेरिवेशन आती है बेटा, उसको कर लो। और उस डेरिवेशन से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, P mu। मोमेंटम इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। तो इसी से रिलेटेड बेटा फोर्स होती है। अगर हम किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम चेंज करते हैं, मोमेंटम का तो मास और वेलोसिटी, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और अगर उसको मैं धक्का लगाता हूं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो जितना मोमेंटम में चेंज आता है ना बेटा, मोमेंटम का जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। आप कितनी फोर्स लगाओगे भाई, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी की वेलोसिटी तेज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आपका कंसेप्ट आता है बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरी करा रहा हूं, न्यूमेरिकल मैं कराता हूं, लेकिन इससे पहले 3 क्वेश्चंस भी आपको मैं दूंगा करने के लिए होमवर्क में, वो मेरे को करके दिखाएंगे 3-4 क्वेश्चन, फिर मैं न्यूमेरिकल शुरू कराऊंगा उसके। आज आपके होमवर्क में मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, वो आप करेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप खुद करेंगे, होमवर्क में करके दिखाएंगे इनको। मोमेंटम, जैसे आप मान लो एक ट्रक है, अब ट्रक रुका हुआ है तो उस खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रक थोड़ा सा भी स्पीड से, चाहे 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी मूव करता है तो वो खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। ऐसे बंदूक की गोली होती है, छोटी सी गोली होती है, लेकिन उसका मोमेंटम इतना तेज होता है वो एक इंसान को मार देती है, जानवर को मार देती है, नुकसान बहुत कर सकती है ज्यादा। तो मोमेंटम यही होता है बेटा। मोमेंटम डिपेंड करता है किस पे, मास पे और वेलोसिटी पे। और इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड। और इसका यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे, न्यूटन। एक तो डेफिनेशन आती है 1 न्यूटन की। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है जी, क्वेश्चन आता है कि फिल्टर बॉल को कैच करता है तो कैच करते वक्त हाथ पीछे करता है, कैच करते वक्त हाथ पीछे करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो बेटे ऐसा है, जो फोर्स होती है ना, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस u अपॉन t। बेटे देखो जब वो बॉल को कैच करता है, अगर वो टाइम को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है टाइम, जितना टाइम ज्यादा बढ़ेगा ना बेटे फोर्स उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में है t, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है आंसर उतना ही छोटा आता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मान लो 8 न्यूटन की फोर्स है और मैं 2 सेकंड अप्लाई कर रहा हूं, 8 न्यूटन की फोर्स है और मैं 4 सेकंड अप्लाई कर रहा हूं। मैंने 2 सेकंड में 8 न्यूटन की फोर्स लगाई और 4 सेकंड में 8 न्यूटन की फोर्स लगाई, आंसर किसका ज्यादा आएगा, देखो इसका 4 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो मोर इज द टाइम लेस इज द फोर्स, मोर इज द टाइम लेस इज द फोर्स। तो आप यही आंसर देंगे। इन ऑर्डर व्हेन ही कैचेस द बॉल ही इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल, ही इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल। तो इंक्रीजिंग इन डूइंग दिस फोर्स डिक्रीजेस, impact of momentum decreases and therefore force decreases and we do not get hurt, हमारे को चोट नहीं लगती। 2-3 चीजें आपको लिखनी है इसके अंदर। देखो बेटे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, on increasing time momentum decreases and therefore the impact of force also decreases। आपको 2-3 वर्ड्स लिखने हैं ये साइंस के। साइंस की लैंग्वेज अब लिखोगे एनसीईआरटी वाली, ये जो मोमेंटम है इसको यूज करोगे वर्ड्स को, तो मैडम आपको नंबर फटाफट देगी। बच्चे क्या करते हैं, अपनी तरफ से आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, वो साइंटिफिक वर्ड्स यूज नहीं करते, वहां पर क्वेश्चन खत्म, वहां पर नंबर नहीं देगी मैडम आपको, साइंटिफिक वर्ड्स आपको लेने पड़ेंगे। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम लोग कुशन बेड्स पे छलांग मारते हैं या
सॉइल बेड पे जब वो एथलीट्स छलांग मारते हैं, वो क्या होता है, कुशन बेड होते हैं, वो जब छलांग मारता है तो उसका टाइम इंटरवल जो होता है ना कॉन्टैक्ट का, वो बढ़ जाता है। बढ़ने पर क्या होता है, इंपैक्ट फोर्स का कम हो जाता है और चोट नहीं लगती। यही लिखना है आपको बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन से। उसके बाद बेटा हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो बेटे इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन करें। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी तरफ से फोर्स लगाते हैं धरती पर पीछे की तरफ। हम जितनी फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, धरती आगे की तरफ फोर्स लगाती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग आगे मूव करते हैं। रॉकेट, जब रॉकेट चलता है तो बड़ी तेजी से केमिकल एक्सप्लोजन होता है। वो बहुत ज्यादा गैसेस नीचे की तरफ प्रेशर करता है। गैसेस नीचे जाती हैं, फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स धरती रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ लगाता है और रॉकेट ऊपर चले जाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। बेटे आप बोटिंग करते हैं, तो जो बोटिंग करते हैं तो आप लोग उसको जो होते हैं ना सीसो होते हैं, जो उनके होते हैं चप्पू, उनको आप पीछे करते हैं, पीछे धकेलते हैं, पैडल करते हैं ना, तो पैडल से क्या होता है, पानी को फोर्स पीछे लगती है, पानी उतनी फोर्स आगे लगाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है रिकॉइल ऑफ द गन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्या होता है, जब बंदूक की गोली चलती है, आगे की तरफ गोली जाती है, केमिकल एक्सप्लोजन होता है, जितना आगे जाती है गोली उतनी फोर्स पीछे लगाती है, तो गन पीछे की तरफ जाती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटे देखो इस चैप्टर में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना आता है, रीजनिंग आती है, और उसके बाद ना न्यूमेरिकल्स आते हैं और डेरिवेशन पार्ट भी है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर। और फैक्टर्स आते हैं, जैसे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मोमेंटम, तो आप लिखेंगे मास एंड वेलोसिटी। फैक्टर्स ऑफ फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, किस पे डिपेंड करती है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी बेटे आपको ना एक तो 3-4 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो आप होमवर्क में करेंगे आज, और ताकि मैं चेक कर सकूं। देखो बेटे मेरे को ना, मैंने आपको लॉ ऑफ 3 लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने डिराइव करने के लिए कही थी, तो बच्चों ने करके दिखाई है मेरे को। ठीक है, और किसी का मैसेज नहीं आया मेरे को अभी तक कि भी किसी को नहीं आती, तो मैंने वो नहीं करा रहा मैं, क्योंकि आती है इसका मतलब सबको। बहुत सारे बच्चों ने दे दिए, 1-2 बच्चे रह गए हैं, वो सुनते नहीं है बात, तो फिर उनकी हम क्या कह सकते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है बात पेपरों के बारे में, एग्जाम्स के बारे में। करके देखना चाहिए, उनको दिखाना भी चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे, वो क्वेश्चन आप आज ही करेंगे और आज करके मेरे को दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके ऊपर। ठीक है।